हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी होंगे। आज लेकर आए हैं हम अपने पोषण और स्वास्थ्य का नवा हमारा प्रैक्टिस सेट, है ना। और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो दिया हुआ है, विल्सन रोग मानव शरीर में होता है किसकी वजह से। विल्सन रोग याद आ गया, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया था। विल्सन रोग, है ना, ये कैसे होता है, किससे संबंधित है। तो निष्कर्ष ये निकला था लिवर से संबंधित होता है, लेकिन होता किस वजह से है वो अपन देखते हैं। ये हो जाता है आपके तांबे की अत्यधिक वृद्धि से। तांबा होता है, इसकी अत्यधिक वृद्धि हमारी बॉडी में जब हो जाती है तो इसमें हमें विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है फाइलेरिया किससे संबंधित, किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया जो रोग है उसके किसके कारण होता है, हो जाता है आपके कृमि के कारण। ठीक है, कृमि के कारण। इसके बाद है BMD का पूरा नाम क्या है। BMD का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड का आ जाएगा बी, जो है बोन मैरो डेंसिटी। बोन मैरो डेंसिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है मेरुदंड किस रोग से प्रभावित होता है। मेरुदंड जो है किस रोग से प्रभावित होता है, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पॉन्डिलाइसिस मेरुदंड से संबंधित है ये। इसके बाद है आपका BMD का परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो अभी अपन ने इसका फुल फॉर्म देख लिया था, बोन मैरो डेंसिटी। ठीक है, और बोन किससे रिलेटेड जाएगा आपका, बोन से संबंधित है, तो ये किससे आ जाएगा आपका, फिफ्थ का डी आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित आपका ये आ जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइपोग्लाइसीमिया, इससे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सिक्स्थ का क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं, तो डेंगू को कहा जाता है। ठीक है, सेवन्थ का आपका बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का, वाइवेक्स और फैल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं। वाइवेक्स और फैल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं, 8th का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, इसकी प्रजातियां हैं ये प्लाज्मोडियम, जो हमारे मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो वाइवेक्स और फैल्सीफेरम इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो 9th का क्या आ जाएगा, अपना डी आ जाएगा, क्योंकि निद्रा रोग, आपका मलेरिया और दमा, खाज, पेचिस, काला जर, डायरिया, फाइलेरिया, ये सब क्या है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। इसके बाद आता है क्वेश्चन, बायोप्सी किस रोग में की जाती है। बायोप्सी जो है किस रोग में की जाती है, तो इसका क्या आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा। बायोप्सी कैंसर में की जाती है। अगला है कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन से हैं। कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन से हैं, 11th का आ जाएगा डी, इसमें आपके कार्सिनोमास, लिम्फोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास और उपरोक्त सभी। तो सभी इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है गिल्टी न्यूमोनिक्स सेप्टिमिक किस रोग के प्रकार हैं। तो कौन से रोग के प्रकार होते हैं ये, इसमें आ जाएगा आपके प्लेग के। ये सारे प्लेग के प्रकार हैं। ठीक है, आज MCQ भी दिए गए हैं जो 150, उसमें मैंने जीवाणुओं से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी के पूरे डिटेल में दिए हुए क्वेश्चन। तो मतलब एक बार आपने वो पढ़ लिए तो वहाँ से सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्लेग के प्रकार भी मैंने उसमें बताए हुए थे आज के MCQ में, जो आपको 150 क्वेश्चन दिए गए हैं पेड स्टूडेंट को, उनमें इसको भी कराया हुआ है। प्लेग से होने वाले कितने प्लेग के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी दवा उसमें दी जाती है, सारा उसमें एक एक करके MCQ दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तो कौन सी आदत है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सारा ही आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला आहार, ये सभी गर्भस्थ शिशु के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें से कौन भूख उद्दीपित करने वाला हार्मोन है, तो ये आई थिंक एक बार टेस्ट में भी आया हुआ था, है ना। भूख को कौन उद्दीपित करता है इनमें से, तो 14 का क्या आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, लेप्टिन।
लैप्टिन जो है क्या करता है, भूख को उत्तेजित करने का काम करता है। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, इंसुलिन लगा देते हैं कि कुछ कोरिलेट करके कि क्या बोलते हैं, जो डायबिटिक होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है तो शायद भूख के कारण इंसुलिन, तो ऐसा नहीं है। ये लैप्टिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी भूख को उत्तेजित करने में। अगला है 15 का कि किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोला जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आ जाएगा आपका किलो कैलोरी में। क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट है आहार में डैश शामिल करके रक्ताल्पता यानी एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। तो किसकी की जा सकती है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 16 का ए आ जाएगा, आयरन और फॉलिक एसिड, सॉरी आयरन और विटामिन सी। ठीक है, आप आयरन के साथ कुछ भी खट्टा अगर लेते हैं तो वो आयरन का अब्जॉर्प्शन ठीक से करते हैं और आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला है श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर डैश में देखने को मिलती है। किस में मिलती है, तो ये क्या आ जाएगा आपका बुजुर्ग वृद्ध आयु में। उनको कम दिखाई देगा, कम सुनाई देगा, बात समझाओगे समझ में नहीं आएगी, बात बात में है करेंगे, हैं करते हैं, देखा होगा बुजुर्गों को, क्योंकि उतना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है उनको। अगला है 18, एक समयावधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को डैश कहा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 18 का ए आ जाएगा, आधारी चयापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अगला है BMR भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में अगर आ जाता है आधारित चयापचय दर को BMR भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाइपोएल्ब्यूमिनिया और हाइपोकैलिमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः डैश रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसमें देखने को मिलता है, ये आपको क्वाशियोकर में। ठीक है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपोकैलिमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः इसमें देखने को मिलते हैं आपके क्वाशियोकर में। ठीक है, तो ये आपका 19 का ए आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकट दृष्टिया, मायोपिया और एक दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, मायोपिया में क्या हो जाता है। तो 20 का क्या है यहाँ पे ए आ जाएगा, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, इसमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। अगला है हमारा इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं। मतलब सामान्य से अधिक पोषण इनमें से किस में है, किसे छोड़कर। ठीक है, कोई एक है जिसमें कमी रहती है, बाकी सभी क्या है आपके बढ़कर ही हैं चीज़ें, तो इसे क्या बोलेंगे। तो 21 का क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका अस्थि मृदुता। ठीक है, अस्थि मृदुता, ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया, बस ये हो जाएगा जो कि है किससे है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण विकार सामान्य से अधिक। देखो फ्लोरोसिस भी कब हो जाएगा, जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, मोटापा भी वही हो जाएगा, और हाइपर विटामिनोसिस भी आपकी ज़्यादा ही बढ़कर है, हाइपर लगा है यानी ज़्यादा ही बढ़कर है, तो क्या आ जाएगा ओनली अस्थि मृदुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस मछली और मुर्गी डैश के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये सभी को पता है, मांस मछली आ गई जहाँ पे प्रोटीन है ही है, वहाँ पे है ना। 22 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, डैश के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। तो किससे जो है टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 23 का सी आ जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी किसी के द्वारा छुए हुए भोजन से बचें, सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों व सब्जियों से बचना चाहिए। ठीक है, धोकर ही यूज़ करें। अगला है 1 ग्राम प्रोटीन से डैश मिलता है, तो क्या मिलता है 4 किलो कैलोरी मिलती है। अगला है गर्भकालीन मधुमेह में गर्भकालीन मधुमेह डैश में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली गर्भवती स्त्रियों में ही मिलेगा गर्भकालीन, है ना। अगला देखेंगे, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है क्या कहलाता है। तुरंत बाद क्या निकलता है, कोलेस्ट्रम, इनमें कंफ्यूजन हो गया, कोलेस्ट्रम, पीयूष यानी कोलेस्ट्रम। अगला है कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या है, तो क्या आ जाएगा इसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है,
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पैम का फुल फॉर्म PEM का। अगला है चेचक, चिकन पॉक्स डैश नामक विषाणु से होता है, तो किसके द्वारा होता है ये, क्या आ जाएगा आपका, वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगला है ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है, तो किससे है ये, 10 से 19 वर्ष में, ठीक है। 29 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से है। रतौंधी किसके आरंभिक तत्वों में से एक है, पोषक तत्व की कमी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विटामिन ए आ जाएगा, ठीक है, विटामिन ए। अगला है जीरोस्टोमिया, इलार नहीं बनना, इनमें से किस में अधिक पाया जाता है, तो बुजुर्गों में पाया जाता है ये प्रॉब्लम भी। अगला है उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, कौन सा खाद्य पदार्थ उल्टी के दौरान नहीं लेना चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। 32 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है संपूरक आहार, दूध छुड़ाने की शुरुआत डैश की आयु में करनी चाहिए, तो 6 माह की आयु में हो जानी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष में आरंभ किया गया था, किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो क्या आ जाएगा इसका, 1976 में किया गया था। 34 का आपका ए आ जाएगा, ठीक है, 34 का ए। अगला है मुख के कोनों पर शोध और दरार फटन की स्थिति को क्या बोला जाता है, तो ओस्ट विदरता यानी चोलोसिस कहा जाता है, जो विटामिन B2 के कारण होता है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम डैश के माध्यम से की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, आपके 36 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, BCG के टीके से भी और शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार से। अगला है शुद्ध रूप से शाकाहारी खानपान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद डैश के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं, किसके होते हैं, तो 37 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 37 का बी आ जाएगा, विटामिन B12। शाकाहारियों में किस चीज़ की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की। अगला देखेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डैश के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो 38 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए किशोरों के, ठीक है, किशोरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है, कम भार के रूप में, अगर बच्चा कितने पाउंड से कम मतलब कितने पाउंड का है तो उसे कम वजन में आका जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना अगर है बच्चे का तो कम वजन माना जाएगा उसको, ठीक है। तो जन्म के समय नॉर्मली बच्चा अपन कहते हैं ना 7 पाउंड का होता है, लेकिन इतने से अगर कम है तो मतलब इतना है लगभग, तो फिर कितना माना जाएगा उसको, बहुत कम में आंका जाएगा। अगला है किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड की टैबलेट किस रंग की होती है, किशोरों के लिए, तो कौन से रंग की होती है किशोरों की टैबलेट, वो आ जाएगी आपकी आयरन की नीली गोली, ठीक है। DPT वैक्सीन निम्न रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है, तो कौन कौन से हैं वो, आपका डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस। DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटनस। अगला है 42, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो कौन बदलता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, आपका इंसुलिन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, आपका डेंटाइन, सॉरी इनेमल है ना, सॉरी डेंटाइल बोल दिया मैंने, इनेमल आ जाएगा, सबसे कठोर भाग इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 44, मानव शरीर में डुडेनियम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है, ये वाला बहुत पूछता है क्वेश्चन की कैसी होती है इसकी आकृति, तो 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी अक्षर की तरह होती है। ड्यूडेनियम की आकृति कैसी होती है, सी अक्षर की तरह। जे अक्षर की तरह हमारा पेट होता है अमाशय, बाकी सी अक्षर की तरह क्या होती है आपकी ड्यूडेनियम। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आपका विलाई आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, 45 का विलाई आ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कहाँ पर हो जाती है प्रक्रिया समाप्त, 46 का आ जाएगा आपका सी, छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अगला है छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है, अभी हमने देखा था इसको, नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, तो हमने क्या देखा था पिछले उसमें 47 का देखा था क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या है, डुडेनम, ठीक है, जो किसी अक्षर की तरह होता है अंग्रेजी के, और क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया था, आंसर है ये। नेक्स्ट है भोजन को निगलते समय श्वसन नली में
भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकती है, तो कौन रोकती है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, ढक्कनुमा संरचना होती है जो कि श्वास नली में आपके खाने को जाने से रोकती है। हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? इनेमल और डेंटाइन किससे बना होता है? 49 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। मुख गुहा में लार का पीएच लगभग कितना होता है? मुख गुहा में कितना होता है पीएच? 50 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 6.8। बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक अभी ले लो, पहले ना बताई हो चाहे नहीं बताई हो। हमारे यहाँ पे लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, राइट। तो 3 जोड़ी यानी अगर अलग अलग करें तो 6 हो रही हैं, है ना। और 6 ही आपका लार का पीएच है, 6.8। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, इसको इजीली याद रहेगा, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अगला देखेंगे, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी जरूरत होती है? 51 का क्या आ जाएगा? क्षारीय माध्यम की। ठीक है, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की विभिन्न कोशिका और उनसे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुनना है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? 52 का क्या आ जाएगा? डी, ये सभी। ठीक है, आपका डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन, बीटा कोशिका ग्लूकागन, अल्फा कोशिका इंसुलिन, और ये सभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अविशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी संरचना एक उंगली जैसी होती है किसका भाग होती है? तो 53 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, बड़ी आंत के सिकम का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ना। एक तो ये पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स जो है कहाँ पाया जाता है, सेकंड ये है किसका अवशोषण करता था पहले, है ना, तो उसमें आ जाएगा, ये पूछता है, इसको ठीक से देख लेना थोड़ा, है ना। निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? बड़ी आंत का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है वो बताना है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 54 का बी आ जाएगा, भोजन का पाचन नहीं होता है। बाकी म्यूकसद्ध का स्त्राव है, जल का अवशोषण है, खनिज और औषध दवाइयों का अवशोषण करता है, खमीर वगैरह का करता है ना, ये सारे इसके काम है। अगला है, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ना जाना जाता है। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ना क्या कहलाएगा? आपके 55 का क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। 55 में क्या आ जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर जो है ग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है, हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ था? हैजा और टाइफाइड का पहला टीका। तो 56 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, 1890 का। ठीक है, 1890 में। अगला है क्वेश्चन, प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण? 57 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था में पूछा गया है, तो 58 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, 28 से 30। ठीक है, इसके अलावा 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 2.5 महीने में जो शिशु है उसको कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी का दूसरा टीका लगेगा। अगला है, बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो यहाँ पे दिया जाता है उसको बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीके का पूरा नाम पूछा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसमें? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो संयुक्त टीका कौन सा है इसमें से? डीपीटी। ठीक है, डीपीटी इसमें संयुक्त आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका जेनेवा में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषण तत्व है, सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है मानव शरीर में? तो 64 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स 64 का। इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, विटामिन क्यों बोल रहे हैं भाई? ये मानव शरीर में सबसे अच्छा कम मात्रा में पूछा है। ठीक, सॉरी, मुझे ज़्यादा सुनाई दिया। कम मात्रा में है तो विटामिन ही आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो 65 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 80 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे, खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? खसरे का टीका जो है किस आयु में लगाया जाएगा? आपके 9 मंथ में, 9 माह में लगाया जाएगा। अगला है, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा है? लाइसिन है। कौन सा? लाइसिन। अगला देखेंगे,
BCG का टीका किस बीमारी के प्रतिरक्षण प्रदान करता है? तो वो आपको प्रदान करेगा तपेदिक। अगला है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है आपको? 69 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा पाचन में। ठीक है। अगला है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा वो 70 का? इसमें आ जाएगा आपका क्राउन कहलाएगा, क्राउन। ठीक है। अगला है, सामान्यतः अक्ल दाढ़ कब आ जाती है? सामान्यतः जो अक्ल दाढ़ है वो कब आ जाएगी? तो 71 का आ जाएगा 25 के बाद। कई लोगों में आ जाती है, वैसे 21-22 साल में भी आ जाती है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो 25 तक आती है ना? प्रॉपर तभी आएगी आपको, पहले नहीं आएगी। अगला है, जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? जठर रस के बारे में, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, इसका pH 1.2 से 3.0 होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इनमें से अब देखो, एक जगह अम्लीय दिया है, एक जगह क्षारीय दिया है, तो जाहिर सी बात है इनमें से एक कोई गलत होगा, एक कोई सही होगा। तो ये तो अपने ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए है ना, यानी ये दोनों बातें सही हैं। बचा क्या आपके? अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है? अब इनमें से आपको एक कोई सा बताना है, तो 72 का क्या आ जाएगा? यह अम्लीय प्रकृति का है। ये गलत बात है, क्योंकि ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? मनुष्यों में जो अंतिम पाचन कहाँ होता है आपके? 73 का क्या आ जाएगा यहाँ? 73 का छोटी आंत में। ठीक है। अगर रवि के पास दूध के दांत हैं तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 20 होती है ना बच्चों में, 20। अगला है, जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं? नैज कारक किसके लिए होते हैं आवश्यक? 75 का सी आ जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, दूध के दांत में क्या अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे अग्र चवर्णक इसमें होते हैं, नहीं होते मतलब। अगला है, पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पित्तरस जो है कहाँ से? यकृत से स्त्रावित होता है। 77 का आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितनी लार बनती है? 1 से 1.5 लीटर उनमें क्या बनती है? लार बनती है। अब यहाँ पे लेकिन दोनों ही ऑप्शन में है, 1 भी है 1.5 भी है, तो अपन क्या लगाएंगे? तो 78 का इसमें बी दिया हुआ है, लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? प्रोटीन का पाचक इनमें से कौन सा नहीं है? तो 79 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज नहीं है। अगला है, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अपचित जो पचा नहीं है, और अनअवशोषित है जो अवशोषित भी नहीं है, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे अपन? तो 80 का क्या आ जाएगा? मल बोलेंगे। ठीक है, मल बोलेंगे। निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? तो 81 का क्या आ जाएगा? इरेप्सिन। ठीक है। अगला है, मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? कितने दांत होते हैं वो? तो 82 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, 12 दांत। ठीक है, 12। ऑलरेडी 20 तो ऐसे हैं जो डबल से निकलते हैं बच्चों वाले, बचे 12। 32 में से आपके कितने? 20 घटाएंगे तो 12 ही बचेंगे। अगला है, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? कौन सी जगह है जहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। यहाँ पे केवल किसका होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अगला देखेंगे, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? कठोर ऊतक का पूछा हुआ है। 84 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, हड्डी। ठीक है, कठोर भाग नहीं पूछा हमने, कठोर ऊतक पूछा है, तो क्या आ जाएगा? हड्डी आ जाएगी। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा पीले रंग के पदार्थ का बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, 85 का क्या आ जाएगा? सी, डेंटाइन। नेक्स्ट देखेंगे, मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, उसे क्या बोलते हैं? 86 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, गुदा। ठीक है, गुदा। अगला है, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 87 का क्या है? सी है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत की इलियम से जुड़ा होता है? तो 88 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सिकम। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई पूछी है, 89 का क्या आ जाएगा? सी। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है?
रुक जाओ ज़रा, मैं इसको ऑफ कर लूँ। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो 90 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, लाइटिन, सॉरी टाइलिन। टाइलिन आ जाएगा यहाँ पे ना। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? टाइलिन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो 91 का सी आ जाएगा, इलियम, ठीक है, इलियम। अगला है छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? विलाई का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा आपके? अवशोषण सतह को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? अवशोषण सतह को बढ़ाना। अगला है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा परिवर्तित करता है? 93 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। आपका प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। इसके बाद आएगा निम्न में से कौन मानव शरीर के लिवर के संदर्भ में सही नहीं है? लिवर के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, ये तो सही बात है, ठीक है। यह प्रत्यरस को स्रावित करता है, ये भी सही बात है। अब बचे दो, अब इनमें से देखना है आपको। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है, ये भी जहाँ तक है सही बात है ना। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, ये नहीं है क्योंकि ये अग्नाशय का काम है, इसका काम नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखेंगे, निम्न में से किस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो बिलिरुबिन जो है वो किस में पाया जाएगा? आपके 95 का क्या आ जाएगा? डी, पित्तरस में। नेक्स्ट है भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? ठीक है, पचा हुआ बिल्कुल मतलब जो मल है वापस से छोटी आंत में क्यों नहीं आता? तो 96 का क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा आपका, इलियोसिकुल बॉल्व, ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या होता है? बड़ी आंत से छोटी आंत में नहीं वापस जाने देता। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह डैश में रहता है, तो कहाँ रहता है? ये मलाशय में, ठीक है, डी इसका आंसर आ जाएगा, मलाशय। 98 अमाशय में अंशतः पचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं? अमाशय में अंशतः पचा पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसको क्या बोला जाता है? तो 98 का क्या हो जाएगा? बी, उसे काइम बोला जाता है, काइम। अगला है बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं। जैसे ही बोलस जो है ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो 99 का क्या आ जाएगा? डी, क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, ठीक है। अगला है अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, अमाशय यानी पेट। यह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? तो ये जे अक्षर की तरह होता है। ये हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हमारे सारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए, अच्छा लगा पढ़कर, मज़ा आया आज, है ना। और बहुत पोषण के तो लगभग सभी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इंटरेस्ट भी आता है। क्या पता क्या है ऐसा पोषण में कि बहुत मन लगता है पढ़ने में। बाकी सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जल्दी जल्दी हो तो भाई हटो तो तुम सामने से, लेकिन पोषण में मन लगता है, अच्छा लगता है इसको पढ़ना और सभी के अच्छे नंबर भी आते हैं इसी में, है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाते हैं। क्योंकि ये पोषण की ये मैनेजमेंट कह लो या फिर आपका सीडीपी कह लो, है तो वो भी अच्छे सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये पूरे 55 नंबर का आ रहा है, इसको अच्छे से कर लो, इसको अच्छे से करने के चक्कर में सब ने इसको ही अच्छा कर लिया, बाकी को इग्नोर ही कर दिया। तो है ना, उसके लिए प्रैक्टिस अपन को करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बढ़िया करो उनकी भी, तो अच्छे नंबर उसमें भी आएंगे और मज़ा भी उसमें भी आएगा। क्योंकि जो चीज़ बनती नहीं है उसमें मज़ा वैसे ही नहीं आता है, तो जो चीज़ आने लगती है, बनने लगती है, तो फिर इंटरेस्ट आता है करने में। तो उसको भी पढ़ना है अपन को, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट के साथ साथ पेड कंटेंट भी मिलेगा, जहाँ पे आपको आपकी तैयारी को बहुत अच्छी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर हम 150 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हैं और टॉपिक के अनुसार बिल्कुल टॉपिक पूरा कहते हैं ना, छान मारते हैं, पूरा एक एक जगह छान लेते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, छोटी बड़ी हर तरह की बात हमको वहाँ देखने सुनने को मिलेगी और एक एक कोना कोना कर लेंगे हम सारे क्वेश्चन का, सारी चीज़ों का। तो कहीं से भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होती है। अगर आप वहाँ से जुड़ना चाहें तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। 199 ओनली उसका अमाउंट है, जिसमें आपको MCQ दिए जाएंगे 150 पूरे पर डे, ठीक है। तो मैं आपसे अगली क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।